हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि CSIR नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है फिजिकल साइंस में, उसको हम पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें पेपर अटैम्प्ट करते समय पे। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और कुछ लोगों की लाइफ में एक बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपको एग्ज़ाम में और बहुत लोग उन टिप्स की वजह से ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो टिप्स में मैं पहले ही बता दूं कि जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पहले देते रहे हैं, वो बहुत सारों को ये पता नहीं होता कि कितने सेक्शंस होंगे, क्या होगा। तो बता दूं 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 20 और रिक्वायर्ड होते हैं जो आंसर हमें देने हैं 15 क्वेश्चंस के। जो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग चलती है, तो नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग जो रहती है 1/4 रहती है। तो वो भी याद रखें कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग में जाता है अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारी जो रीजनिंग पोर्शंस रहता है जनरली जो एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन इसमें होते हैं और 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स इसको 30 एलोकेट होते हैं। तो 2 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन होता है, तो 15 × 2 13 हो गया। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चंस आते हैं, ओवरऑल 20 करने होते हैं। एक क्वेश्चंस इतने मार्क्स का होता है, 3.5 का, 17 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस में से 20 अटेम्प्ट करने होते हैं और इसका स्कोर होता है 100। यहाँ पे 5 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चंस। याद रखें सभी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 5 वाले मार्क्स में 1.25 अगर आपने गलत किया तो आपका डिड्यूस हो जाएगा। यहाँ 3.5 का है तो उसको 3.5 को सदा 1/4 से डिवाइड कर लें तो इतनी नेगेटिव होगी और यहाँ 0.5 मार्क्स कम हो जाएगा अगर आपने गलत मार्क किया तो इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये पैटर्न सेट है। मैं पेपर में 2 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप तैयारी के लिए जाएं तो आपके फॉर्मूले सब रिवाइज हों। ऑल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द होल सिलेबस शुड बी रिवाइज्ड। तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जिसका आपका रिवीजन ना हो, और कोशिश करें कि फॉर्मूला एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज हो जाए। उसके अलावा पेपर्स कर जाएं, पीछे 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन्हें ज़रूर देख के जाएं, नेट के पेपर्स को, और कोशिश करें कि जो आंसर्स हैं वो भी आपको याद हों। कई बार तो ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चन तक रिपीट भी हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है उससे समय बच जाता है। मेरा रटने से मतलब इस चीज़ से नहीं है कि मैं आपको रटने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि उससे समय बच जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पीछे की कुछ साल का आता है, जैसे Vx प्रोपोर्शनल टू x की पावर p वाला क्वेश्चन है, इसमें एनर्जी n की पावर 2p/p+2 पे निर्भर करती है, वो कई बार रिपीट होता है। तो उससे फ़ायदा कई बार ये होता है कि हमारा समय बच जाता है। अगर हमने उसका टाइप का क्वेश्चन याद भी है, हमें उसका आंसर भी याद है, तो उससे फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा मैं इस स्ट्रेटजी में जो कहना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे सोचते हैं कि हम पेपर कहाँ से शुरू करें। एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजिंग बच्चे के दिमाग में रहता है वो ये रहता है सदा पेपर के समय के सेक्शन ए लें, सेक्शन बी लें, सेक्शन सी लें। तो मेरा सबको एडवाइज है कि सेक्शन सी से आप पेपर शुरू कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है सेक्शन सी से अटेम्प्ट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होता है, और 5 मार्क्स में क्या होता है 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 100 मार्क्स वहाँ से पेपर आता है और 200 का ओवरऑल हमें पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो 50% जो पेपर है उसी सेक्शन से है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सी सेक्शन में एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगर आप पेपर में क्वेश्चंस को सी सेक्शन से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपका स्कोर एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो सी सेक्शन को मेरा एडवाइज है कि आप सी सेक्शन से शुरू कर सकते हैं, और ये कोशिश करें कि 3 आवर्स के पेपर में आप 1.5 आवर आप अपना इन्वेस्ट करें, और कोशिश करें कि आप वहाँ से क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं सी सेक्शन से उसमें प्रयास करें। और सिलेक्शंस के लिए ये ज़रूर प्रयास करें कि एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं इस सेक्शन से। उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप 12, 14, 15, 20 तक जितने ज़्यादा सही कर लें बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका एटलीस्ट जो 8 के से लेकर 10 का एवरेज ज़रूर बन जाना चाहिए। पेपर टफ है तो भी आपका अप्रॉक्स 8 से 10 हो, और पेपर थोड़ा ईजी है तो आप 12 से 14 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेक्शन से। मैं बच्चे सोचते हैं सी सेक्शन में हम कौन सा पोर्शन सबसे पहले शुरू करें, तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं, तो मैं उन्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स से अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं।
न्यूक्लियर फिजिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, कई बार 4 भी आ जाते हैं। तो पता चला वहाँ से आप 15 से 20 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फ़ायदा ये रहता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही ज़्यादा डीप कंसेप्चुअल नहीं आते। वो एग्जैक्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो आपको पेपर जैसे ही आप पीछे पेपर्स अटेम्प्ट आपने देखे होंगे जो क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न से, कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार। जैसे एलिमेंट का पार्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाएँ, उसको कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। उसके अलावा जो हमारे सेल मॉडल और सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला या बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आते हैं, या सुपर कंडक्टिव जो तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस आता है, वो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कर लें, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी चॉइस है पहली का न्यूक्लियर फिजिक्स को आप पहले सॉल्व करें। तो मैंने यहाँ कहा है कि स्टार्ट सी सेक्शन से करें, और इसमें मैं सबसे पहले कहा है स्ट्रेटजी में अटेम्प्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनिशियली। आप क्या करें कि जो सिंपल जिनमें कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं है, सी सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस देख लें, उनको सी सेक्शन में अटेम्प्ट करते चले जाएं जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चंस करें जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है जब आपके कई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि जिनमें कैलकुलेशन कम हो पहले उन्हें अटेम्प्ट करें। उसके अलावा जिनमें कैलकुलेशन लंबी है उन्हें थोड़ा रुक के करें। तो पहले उसे भी 3 पार्ट्स में बांट लें, जिनमें कैलकुलेशन बहुत कम है उसे पहले, फिर थोड़ी कैलकुलेशन है पता है लेकिन जल्दी हो जाएगा फिर उसको करें, और जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा बाद में करें, क्योंकि कई बार पेपर में जो लेंदी क्वेश्चन हम करते रह जाते हैं और पेपर हमारा छूट जाता है। तो उस चीज़ को बहुत केयरफुली देखें। और मैंने कहा है कि न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस को इजी है, लेस टाइम वाले, इनको शुरू करें। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि थर्मल और स्टैटिस्टिकल का जो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस हैं या स्टैटिस्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफ़ी लेंदी नहीं होते। तो थर्मल और स्टैटिस्टिकल को फिर चॉइस पे रखें, वहाँ से क्वेश्चंस आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो इस पोर्शंस को फिर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे भी आपका समय थोड़ा कम लगेगा, तो आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट, एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत लंबे और बहुत कैलकुलेटेड नहीं होते। खासतौर से मैं सभी एक एडवाइस जरूर देना चाहूँगा, मेरा लंबा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किरचॉफ के वोल्टेज और करंट लॉ को बहुत अच्छे से तैयार करके चलें। इलेक्ट्रॉनिक्स की 1-2 प्रॉब्लम उन्हीं से सॉल्व हो जाती है, तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। तो उस पोर्शंस को करें। ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाएं, उससे क्वेश्चन आता है, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। बी सेक्शन में जनरली वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उन चीज़ों को तैयार करके रखें। क्लासिकल में जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ज़्यादा अप्लाइड नहीं आते। लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन बनाना, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन, लैग्रांजियन से टाइम पीरियड इवैल्यूएट करना, कुछ सेलेक्टेड पोर्शन है। और अगर आपने क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस की है तो क्लासिकल के क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो क्लासिकल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें फिर उसके बाद चॉइस में। और उसके बाद थोड़े जो लेंदी क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो मैं आपको बता दूं, क्वांटम फिजिक्स में खासतौर से स्कैटरिंग और परटर्बेशंस के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं कई बार। वहाँ पे भी फिर ये ध्यान रखें कि जो आंसर मार्किंग है, अगर आंसर बहुत क्लोज है तो बहुत केयरफुल अटेम्प्ट करें। जब क्वेश्चंस को कर लें तो क्वेश्चन के आंसर को मार्क करते समय ये याद रखें कि उसके अल्टरनेटिव्स देख लें। कई बार तो हमने देखा है अब जो क्वेश्चंस में आंसर आ रहे हैं वो 2 फैक्टर से ही प्रभाव पड़ जाता है। आपने 2 फैक्टर का प्रभाव छोड़ दिया तो समझो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बहुत ही क्लोज आंसर्स आते हैं, इसलिए आप कैलकुलेशन पर बहुत ही ज़्यादा, जहाँ भी देखें कि आंसर बहुत क्लोज है तो कैलकुलेशन की जो वो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि वो अगर आपने कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स कर दी तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो सिलेक्शंस में और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेटों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो सिली मिस्टेक्स करते हैं पेपर में। तो बहुत केयरफुल रहें ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ आपको पता आंसर क्लोज है। तो मेरी एडवाइस है ये, मैंने लिखा है कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स। तो सिली मिस्टेक्स को जितना अवॉइड कर सकते हो कीजिए। उसके अलावा मैथमेटिकल फिजिक्स की ऑफ सक्सेस है। मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस को कई बार थोड़े लेंदी भी हो सकते हैं, बहुत केयरफुली करें तो आपको पता चला कि मैथमेटिकल में जो आप मार्क्स गेन करेंगे वो एकदम से आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स वाली जो बुक है उस पर बहुत केयरफुली ध्यान रखें, और अटेम्प्ट करते समय पे ये सोच कर चलें कि कोई जो कैलकुलेशन है वो गलत ना हो। और बहुत मार्क्सों की मैथमेटिकल फिजिक्स आती है तो सक्सेस की में जोड़ी जाती है ये कि जो मैथमेटिकल से थोड़ा बेटर कर लेता है वो एकदम से सेलेक्ट हो जाता है। ईएमटी जो बुक है कंसेप्चुअल बुक है, तो ईएमटी में बहुत केयरफुल रहे। मैं कहूँगा कि जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है
उनके लिए एमटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा कंसेप्चुअली आप वीक हैं, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें कई बार मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो केयरफुल बुक है ये ईएमटी और क्वांटम मैकेनिक्स, सक्सेस की भी है और लेकिन बहुत कंसेप्चुअल बुक है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ हमें लेना चाहिए। लेकिन अटेम्प्ट में ध्यान रखें कि ये जो बुक हैं इनके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी रहते हैं, इन तीनों बुकों के, क्वांटम मैथमेटिकल ईएमटी के, तो थोड़ा सा बाद में करने का प्रयास करें, जिससे क्या हो कि जो हमारे सिंपल पोर्शन से क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो आप सबसे पहले ये करें कि जो सिंपल क्वेश्चन सब बुकों के आए हैं सी सेक्शन से या बी सेक्शन से, जैसे ही आप सी सेक्शंस में करीब 1.5 घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो याद रखें कई बार ऐसा होता है सी सेक्शन में हमने बहुत समय लगा दिया और बी सेक्शन से जी था उसके लिए समय नहीं बचा। तो आप ऐसा भी ना करें कि उसी में समय लगाते रहें, फिर आप तुरंत से बी सेक्शन पे जाएं और बी सेक्शंस में कोशिश करें कि सिंपल क्वेश्चंस को जो आते हैं उनको क्वेश्चनों को पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। खासतौर से मैं बता दूं हीट और थर्मोडायनेमिक्स से जी क्वेश्चंस आते हैं बी सेक्शंस में, और जो हमारी थर्मल स्टैटिस्टिकल का जो भी क्वेश्चन आता है वो भी जी आता है, उसको करें। वो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जब क्वेश्चन नहीं आता उसको करने का प्रयास करें। उसके अलावा हमारे लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन से या सेंट्रल फोर्स से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, या बेसिक न्यूटन मैकेनिक्स आते हैं, वो भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो हमें ये पता चलता है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं बी सेक्शंस में कई बार इजी आते हैं, तो वहाँ से फिर कोशिश करें। कई बार ऐसा मैंने देखा कि सी पेपर जो सी सेक्शन है वो टफ है तो भी थोड़ा उसी साल इजी आ जाता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आप सी सेक्शन को अटेम्प्ट करते ना रहें। तो समय डिस्ट्रीब्यूशंस को देखें कि बी सेक्शन को भी एक प्रॉपर समय जरूर दें, और उनमें भी बी सेक्शन में भी सबसे पहले जो सबसे जी क्वेश्चंस आपको लगते हैं, आपको जिनके कंसेप्ट पता है, उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करें, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस को इवन रखें। आप ऐसा ना करें रीजनिंग पोर्शन को बिल्कुल निगलेक्ट कर जाएं, आपको समय ना हो रीजनिंग करने का, तो ये कोशिश करें कि एक जुडिशियस आपकी तैयारी हो। आप जब बी सेक्शंस को थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करें। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले पेपर को बहुत स्लो सॉल्व करते हैं, फिर उसके चलते क्या होता है कि हमारा बहुत सारा पेपर छूट जाता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते पेपर को लास्ट तक। तो ये कोशिश करें कि पेपर आपका लास्ट तक और सारा सेक्शन आपका पढ़ा हुआ हो। कोई भी क्वेश्चंस जो है इजी वो छूटना नहीं चाहिए, और जो क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले उन्हें सॉल्व कर लें, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस जो थोड़े इजी से थोड़े से मुश्किल लगें कुछ उन पर प्रयास करें, और उनमें कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करें। कहीं ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उसको ध्यान रखें। तो स्पीड में बच्चे कहते हैं कि स्पीड कैसी हो, तो मैं कहूँगा कि आपकी स्पीड इतनी हो कि बहुत फास्ट ना हो, कहीं गलतियाँ ज़्यादा ना हो जाए, बहुत स्लो ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक मीडियम और एवरेज स्पीड हो जो पूरा पेपर आप पढ़ पाएँ, और केयरफुल रहें पेपर के अंदर के कहीं आपकी एक नज़र बीच बीच में घड़ी पर बनी रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो किसी क्वेश्चंस के प्रति प्रोफेशनल रहें। वहाँ ये ना सोचें कि ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था इसका क्वेश्चन नहीं निकल रहा, ऐसा कैसा हो सकता है। कई बार बच्चा उसके चक्कर में लग जाता है कि इस पोर्शन का मैं क्वेश्चन करूँगा, तो वहाँ कई बार समय किल कर लेता है। जब देखो कि किसी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी आ रही है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पर रोक दें उस समय पर और फिर अगला क्वेश्चन शुरू कर दें। नहीं तो कई बार क्या होता है एक दो क्वेश्चन में हम इतना समय किल कर देते हैं कि हमारा पेपर आगे का खराब हो जाता है और हम दबाव में आ जाते हैं। तो ये भी हम ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चंस कोई नहीं होता और हमें लगता है कि इस क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में हमें दिक्कत आ रही है, तो घबराएं नहीं, बल्कि पेशेंस के साथ में अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। बच्चे कहते हैं, पूछते हैं कई बार, सर गैस लगाएं या ना लगाएं, तो मेरा साफ कंसेप्ट है आप गैस लगाएं, लेकिन आप गैस केवल तब लगाएं जब आप दो क्वेश्चंस, दो अल्टरनेट्स, जैसे 4 अल्टरनेट्स होंगे पेपर में, तो ये याद रखें कि अगर हम 2 आंसर्स में ये श्योर है कि इस क्वेश्चन के आंसर नहीं है, आप 2 में अगर सपोज किया ये तय नहीं कर पा रहे कि ये सही है ऐसे सही है, आप रिस्क ले लें। लेकिन आप उस रिस्क लगाते समय पर भी ये सोचें कि हम इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए लगा रहे हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप आंसर मार्क्स करते समय पर कैसे कंसेप्ट का यूज करें। जैसे हमें पता है कि दुनिया की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, सारी जो प्रोसेस होती हैं नेचुरली वो इरिवर्सिबल होती हैं, और वो कहता है टोटल सिस्टम की एंट्रोपी होगी कोई प्रोसेस देने के बाद में। अब हमें पता है कि किसी समय पे एंट्रोपी ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग की केवल बढ़ती है, और प्रोसेस हमें ये पता चल रहा है कि प्रोसेस नेचुरल है। अब आप मार्किंग करते समय पे ये जरूर याद रखें कि जब आप मार्किंग दे रहे हैं तो आप ये रखें कि जब प्रोसेस में बढ़ती है और घटने के सपोज की आंसर्स दे रखे हैं 2, एक 0 दे रखा है, तो एक बढ़ने का अगर आंसर है तो आप मार्क कर दें। तो उससे उसे कहते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसमें मैं कहूँगा आपने कॉमन सेंस को यूज किया।
तो आपके क्वेश्चंस कॉमन सेंस से कई बार सही होते हैं, और कॉमन सेंस से की है सक्सेस की। तो आप मार्किंग करते समय आप डायमेंशंस का सहारा लें। मैं कहूँगा डायमेंशंस के सहारे से कई बार क्वेश्चन सही हो जाता है। जैसे हमें पता है कि इस वाले कोई चीज़ क्वांटिटी उसने पूछी है, और आपको ये पता है कि उस क्वांटिटी की डायमेंशन ये है। आपको पता चला चारों क्वेश्चंस के जो अल्टरनेट्स हैं डायमेंशन में केवल एक ही आंसर में ऐसी उसकी डायमेंशन वही बन रही है। आप पेपर को क्वेश्चन को सोल्व भी ना करें, डायमेंशन से मार्क कर दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कई बार उससे फायदा मिल जाता है कि आप डायमेंशन से क्वेश्चंस को सही कर लें, तो वो आपको कहते हैं कि पता चला एक क्वेश्चन आपने सही कर लिया, तो उससे ही आप थोड़े एज में आ जाते हैं। तो कॉमन सेंस को प्रॉपर यूज करें। उसके अलावा मैं कहूँगा रीड होल पेपर का मतलब यही है कि पूरा पेपर आपका पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ कई बार क्या होता है बच्चे छूट जाते हैं, कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सक्सेस की है कि क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल ना छूटे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं कि और चीज़ों पर किन पे ध्यान दें। एक मैंने कहा है एवॉइड सिली मिस्टेक को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, सिली मिस्टेक्स ना करें। कई बार क्या होता है बच्चा तैयारी करके जाता है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, कैलकुलेशन में एरर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन में एरर करता है, और पता चला सारा जो उसकी तैयारी है वो इतनी ज़्यादा वो गड़बड़ हो जाती है कि जो पेपर है सब कुछ जानने के बाद भी गलत कर जाता है, सिलेक्शन से बाहर हो जाता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहता है। तो मैं कहूँगा सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, प्रेशर ना लो बिल्कुल भी। उसके अलावा अटेम्प्ट पेपर जुडिशियस का मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझें। हो सकता है आपकी रीजनिंग बहुत सॉलिड हो, अगर आपको लगता है कि हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप ए सेक्शन से पेपर शुरू करें, क्योंकि अगर आपकी वो स्ट्रेंथ है तो आप ये कोशिश करें कि 15 के 15 क्वेश्चंस आप अगर वहाँ से सही कर सकते हैं तो 30 मार्क्स पहले वहाँ से गेन कर लें, उसके बाद आपके लिए बी और सी सेक्शन होगा। आपको लगता है कि आप बी सेक्शन में सदा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बी सेक्शन में ज़्यादा कूल रहता हूँ, तो बी सेक्शन से शुरू करें। लेकिन ये भी याद रखें कि सी सेक्शंस आपका कई बार क्या करते हैं बच्चे ए और बी सेक्शन में ही सारा समय लगा देते हैं, सी तक पहुंच भी नहीं पाते। तो होता क्या, वो 100 मार्क्स जो है पूरा का पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। 100 मार्क्स से आप अटेम्प्ट करते हैं, उनमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो आप निश्चित तौर से ये याद रखें कि सक्सेस की सी सेक्शन है, क्योंकि वहाँ जो पेपर का कंट्रीब्यूशन है वो ए और बी के सम के बराबर है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें। तो सी क्वेश्चंस को मैं कहूँगा जो सी सेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करके रखें, वहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, वहाँ कैलकुलेशन में बहुत केयरफुल रहें। उसके अलावा मैंने अभी कहा ही था कॉमन सेंस को यूज करें। कॉमन सेंस जो है वो है कि हम इसका आंसर ये अगर मार्क कर रहे हैं तो हम इसका आंसर ये क्यों मार्क कर रहे हैं। तो उससे कि कई बार क्या होता है, जैसा आप आंसर्स को मार्क कर रहे हैं तो सोचें, चीज़ों को आपस में जोड़ कर सोचने का प्रयास करें कि भाई हम इसका आंसर इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप लॉजिकली उस चीज़ को समझा सकते हैं दूसरे को तो आप मार्क कर सकते हैं। तो उससे वो कॉमन सेंस को मैं कहता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव अप्रोच सदा यूज करें। जब आप नेगेटिव अप्रोच में ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव आंसर नहीं दे सकते तो आप रिजेक्शन शुरू कर दें, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। उसमें सहारा ले सकते हैं डायमेंशन का कि डायमेंशन इसकी ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। उसके अलावा आपको बहुत सारी क्वांटिटी है, उनके ऑर्डर्स पता होते हैं। जैसे हमें पता है किसी क्वेश्चन में प्लांक कांस्टेंट पूछा है, इन केस उसने डाटा दे रखा है क्वेश्चंस का, हमें पता है कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ जूल इंटू सेकंड के ऑर्डर की होती है। अब जब आप मार्क करने जा रहे हैं, अब अगर आपके आंसर्स में 4 आंसर हैं, डाटा दे रखा है, एच पूछा है, तो आप अगर आंसर 10⁻³ जूल इंटू सेकंड में अगर एक ही दे रखा है आप उसको मार्क कर दें, आपके चांसेस सवाल होने के सही होने के बढ़ जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, आप जो कॉमन सेंस को यूज करते हैं तो उससे क्वेश्चंस कई बार सही होते हैं, तो उसको याद यूज करें। उसके अलावा डायमेंशनल कंसेप्ट में समझा चुका हूँ, बी कॉन्फिडेंट एंड विदाउट स्ट्रेस। बेसिकली क्या होता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप उस पेपर में के अंदर बहुत टेंशन लेने लगते हैं, मेरा क्या होगा, मैं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो क्या होगा। तो क्या होता है, वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर क्रिएट होने से जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें भी नहीं कर पाते। तो कॉन्फिडेंट रखें कि मैं बहुत अच्छा पेपर करूंगा। अपने आप को अंदर तक सोचें कि हाँ हम आज बहुत अच्छा करने वाले हैं, सब अच्छा होने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से रहें सुबह सुबह, तो आपको निश्चित तौर से उसका फायदा मिलेगा। उसके बाद स्लीप एट नाइट बेस्ट की मैं कहूँगा, मैंने कंपटीशंस की दुनिया में देखा है कि रात को नींद नहीं आती, अगले दिन पेपर होता है, और होता क्या है कि जैसे ही हम रात भर नहीं सोते तो अगले दिन हमारी एफिशिएंसी प्रभावित होती है, गलतियां होने लगती हैं। तो मैं कहूँगा रात को साउंड नींद लें,
कोशिश करें कि अगर आपका सेंटर दूसरे शहर में है तो ये कोशिश करें कि उस सेंटर पे उसी वाले शहर में जाकर रुकें या किसी रिलेटिव्स के पास, और जहाँ भी रुकें वहाँ ये ज़रूर रखें कि आप रात भर सो लें और कम से कम आप 6 to 7 आवर्स की नींद शाम लेकर आएँ। नहीं तो होता ये कि पेपर में वाली रात को अगर आप अच्छे से नहीं सोते तो आपके पेपर के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी सो पाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, जो होगा सो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस पर ज़्यादा ना सोचें। लेकिन फिर भी मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि पेपर में स्ट्रेस लेनी बंद कर दें और पेपर से पहली रात को बहुत अच्छे से साउंड स्लीप लें। मैं इसे कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ कि बेस्ट की है सक्सेस की, कि आप बहुत तरोताज़ा होकर रात भर सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं और बहुत कंसंट्रेटेड होकर बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर में जाते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सक्सेस की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ ये सब आपके काफ़ी बेनिफिट देंगे आपको एग्ज़ाम में। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव और अपनी स्ट्रेंथ वाले पॉइंटों पे ज़रूर काम करें। आपको लगता है कि मैं पॉइंटर में बहुत अच्छा हूँ तो वहाँ पहले से अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। EMT में आपको लगता है मैं EMT की प्रॉब्लम्स मैंने बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस वहाँ से नहीं कर पाते तो फिर घबराएं नहीं और बाकी के पोर्शनों से करें। कोशिश करें कि हर जगह से क्वेश्चंस निकलते चले जाएं तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ के आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे और ये वीडियो आपको निश्चित तौर से प्रेरणा देगा अच्छा करने के लिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। और कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे इस वीडियो का लाभ और बच्चों को भी मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि ट्रिक्स जो मैं अभी दे रहा हूँ ये आपके काफ़ी हित में होंगे। तो शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने सजेशन देते रहें और आपके लिए शुभकामनाएं पेपर के लिए। मैं कुछ और वीडियो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट्स में और भी आगे डालने वाला हूं, तो देखते रहें इस चैनल को, लगातार सब्सक्राइब करते रहें और अपनी एडवाइस देते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजते रहें और समय समय पे एडवाइस भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।